ये वीडियो बेहद खतरनाक और सस्पेंस से भरा हुआ है। इसलिए अगर आप दिल से मजबूत हैं और खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तभी इस वीडियो को देखें। अगर आप सोचते हैं कि आप इस रहस्यमय और डरावने सच्चे मामले को झेल सकते हैं, तो आगे बढ़ें। लेकिन याद रखें, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिल कमजोर है। तो हिम्मत वाले ही आगे बढ़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। सोचिए, रात का समय है, सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। आप अकेले हैं और अचानक एक व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आता है। उसका चेहरा मासूम है, उसकी आवाज इतनी भरोसेमंद कि आप सोचते हैं यह इंसान तो बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप उसकी बात मानते हैं, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और जब आप जागते हैं, तो आप कहीं जंगल के बीचों बीच हैं, बंधे हुए। वह व्यक्ति आपकी तरफ मुस्कुराता है, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी है और उसकी आंखों में दया का नामो निशान तक नहीं। वह आपको धीरे धीरे पास आ रहा है। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि अब आप टेड के शिकार बन चुके हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक साइको क्रिमिनल, टेड बंडी। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसा राक्षस जिसने मासूमियत के पीछे अपनी हैवानियत को छुपा रखा था। अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अपराधी जिसने दर्जनों जिंदगियां खत्म कर दी। ये कहानी है टेड की। लेकिन सावधान, ये कहानी आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। थियोडोर रॉबर्ट बंडी, जिसे थियोडोर रॉबर्ट कॉवेल के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी सीरियल किलर और शव प्रेमी था। 24 नवंबर 1946 को जन्मे बंडी ने 1970 के दशक में और संभवतः उससे पहले भी कई युवा महिलाओं और लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या की। शव प्रेमी, नेक्रोफाइल, वह व्यक्ति होता है जिसे मृत शरीर के साथ यौन क्रियाओं की विकृत रुचि होती है, और बंडी भी इस मानसिक विकार से ग्रस्त था। 1989 में अपनी सजा ए मौत के अमल से पहले उसने 7 राज्यों में 1974 से 1978 के बीच किए गए 30 हत्याओं को कबूल किया। हालांकि उसके शिकारों की वास्तविक संख्या अज्ञात है और यह उससे अधिक होने की संभावना है। टेड बंडी ने अपने अपराधों के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए। हालांकि उसके अपराधों के पुख्ता सबूत 1974 से मिलने शुरू हुए। कुछ लोगों का मानना है कि उसने 1961 में 14 साल की उम्र में 8 वर्षीय एन मेरी बर्र का कत्ल किया था। गिरफ्तार होने के बाद टेड ने इस गुनाह को कबूल नहीं किया। उसने मनोवैज्ञानिक आर्ट नॉर्मन को बताया कि उसने पहली बार 1969 में अटलांटिक सिटी में 2 महिलाओं की हत्या की थी। वहीं अपने वकील पॉली नेल्सन को उसने कहा कि उसने पहली बार 1971 में किसी का कत्ल किया था। 4 जनवरी 1974 की रात टेड ने 18 वर्षीय कैरेन स्पार्क्स, एक स्टूडेंट और डांसर, के घर में घुसपैठ की। सोती हुई कैरेन पर उसने लोहे के पाइप से हमला किया और फिर उसी पाइप का इस्तेमाल कर उसका बलात्कार किया। कैरेन 10 दिन तक बेहोश रही और जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। 1 फरवरी को उसने लिंडा एन हीली, एक और स्टूडेंट, के घर में प्रवेश किया। लिंडा को बेहोश कर उसने उसके शरीर पर कपड़े डाले और उसे एक सूनी जगह पर ले गया। आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लड़कियां एक एक कर गायब हो रही थीं और इस भयावह सिलसिले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। विडंबना यह थी कि गुमशुदा लड़कियों के इन मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर थी, वहां टेड काम करता था। फिर महीनों बाद जंगलों में उन गुमशुदा लड़कियों की लाशें मिलने लगीं। हर कोई सन्न रह गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने संदिग्ध का एक स्केच और वर्णन तैयार किया, और जब इसे सार्वजनिक किया गया, 4 महिलाओं ने एक ही नाम लिया। महिला पुलिस अधिकारी एन रूल, आपातकालीन सेवा विभाग की एक कर्मचारी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और टेड की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ क्लोएब फेयर। लेकिन पुलिस ने इन 4 महिलाओं की बातों को नजरअंदाज कर दिया। शायद इसलिए कि उनके पास हर दिन 200 संदिग्धों की लिस्ट होती थी, या फिर इसलिए कि टेड जैसा सीधा साधा लॉ स्कूल का छात्र और सरकारी कर्मचारी, क्या वो सीरियल किलर हो सकता था?
पर सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अगस्त 1974 में टेड को यूटा यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया। उसी समय यूटा राज्य में जवान लड़कियों के बलात्कार और कत्ल के मामले बढ़ने लगे। कई सालों बाद जब टेड गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस को बताया कि वह जंगल में जाकर मेलिसा स्मिथ और लॉरा एमी की लाशों पर मेकअप करता था और उनके बालों को शैम्पू से धोता था। नवंबर में जब टेड की गर्लफ्रेंड ने यूटा की घटनाओं के बारे में सुना तो उसने फिर से वॉशिंगटन पुलिस से कहा कि उसे टेड पर शक है। पुलिस ने टेड को कुछ गवाहों के सामने पेश किया, लेकिन ये गवाह उसे पहचानने में नाकाम रहे। दिसंबर में एलिजाबेथ यूटा पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन फिर भी यूटा पुलिस टेड के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में विफल रही। 1975 में टेड ने कोलोराडो राज्य में महिलाओं को शिकार बनाना शुरू किया। वह सार्वजनिक स्थानों पर विकलांगता का ढोंग रचाता या फिर खुद को सरकारी अफसर बताकर लड़कियों को फुसलाता, फिर उन्हें सूनी जगहों पर ले जाकर उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता और मार डालता। टेड की हैवानियत का कोई ठिकाना नहीं था। वह लाशों के साथ घिनौनी हरकतें करता था जब तक वे पूरी तरह से सड़ न जाएं या जानवर न खा जाएं। वह कभी कभी अपने शिकार के घर में घुसकर भी उनका कत्ल कर देता था। कम से कम 12 पीड़िताओं के सिर काटकर उसने उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में अपने घर में रखा। टेड देखने में आकर्षक था, जिसका फायदा वह बेवकूफ लड़कियों को फंसाने के लिए उठाता था। एक उदाहरण के तौर पर 26 वर्षीय जूली कन्निंघम को ले लीजिए। 15 मार्च 1975 को उसने बैसाखी लेकर जूली से मदद मांगी और फिर उसे एक सूनी जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। छोटी छोटी बच्चियां भी उसकी बुरी नीयत से बच नहीं पाईं। 12 साल की लायनेट डॉन कल्वर को उसने स्कूल से अगवा किया, फिर उसे एक होटल में ले जाकर पानी में डुबाया और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। अगस्त सितंबर 1975 के दौरान टेड ने एक चर्च में जाकर बपतिस्मा लिया, लेकिन वह कभी भी चर्च में ज्यादा सक्रिय नहीं रहा। 16 अगस्त 1975 को जब वह यूटा हाईवे पर अपनी फॉक्सवैगन कार से जा रहा था, उसने एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप पर नहीं रुका। उसे एक पुलिस अफसर ने गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी में कई संदेहजनक चीजें पाई गईं, जैसे लड़कियों के अंडरवियर, हथकड़ियां, मास्क, रस्सी और हथियार। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। सितंबर 1975 में जब टेड ने अपनी कार एक लड़के को बेची तो पुलिस ने उसे जब्त कर लिया और FBI ने उसकी जांच शुरू कर दी। इस जांच में कुछ अगवा की गई लड़कियों के बाल मिले, जिनमें से एक थी कैरोल डारोंच, जो 1974 में टेड से मिली थी। टेड ने खुद को रोजलैंड नाम के पुलिस अफसर के रूप में पेश कर कैरोल को हथकड़ी पहनाकर पकड़ लिया था, लेकिन कैरोल किसी तरह उसके चंगुल से बच निकली थी। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को पुलिस ने टेड को कैरोल के सामने पेश किया और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि टेड के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन उसकी मां और सौतेले बाप ने उसे $15,000 की जमानत देकर छुड़वा लिया। आखिरकार 23 फरवरी 1976 को जब उसका केस अदालत में आया तो उसे कैरोल का अपहरण करने के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।